Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो हमारी जो मच अवेटेड सीरीज़ है लेट्स कंपाइल ऑडिट विद ईज बाय सौम्या अग्रवाल वो अब स्टार्ट होने वाली है। एंड आई होप कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आंसर टाइप वीडियो है वो आपने देख लिए। जो भी वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप इन पेपर सोल्यूशन की वीडियोज़ के साथ स्टार्ट करना। बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया है एक प्रॉपर गाइडेंस किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से इन वीडियोज़ को यूज़ करना है। और उसमें ही एक और सीक्रेट भी छुपा हुआ है जो वो आप वीडियो देखोगे तभी पता लगेगा। उसके बाद में आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसा वहाँ बताया वैसा कर देना। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ के साथ में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव वन क्लैरिफिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दैट जो भी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए यानी कि न्यू कोर्स में एप्लीकेबल हैं, मैंने इन पुराने पेपर से सिर्फ वही क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। जो भी क्वेश्चंस नहीं हैं वो कट करवा दिए हैं वीडियो में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी देने वाले हैं 2026 में 2027 में आराम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी अगर अमेंडमेंट्स होंगे चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस आगे अपडेट करूँगी। बट एज ऑफ नाउ ये वीडियोस आपके मई 26 अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए आराम से एप्लीकेबल है। सो यू कैन ईजिली वॉच इट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक पूछा गया है। वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टॉपिक। तो जब आपको पेपर मिलेगा ना तो इन 15 मिनट्स ऑल्सो यू हैव टू डू दिस ओनली, लाइक यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द टॉपिक नेम। तो उससे ये होगा कि जिन टॉपिक्स में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया वो क्वेश्चन फिर सबसे पहले पिक कर पाओगे। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें लास्ट लाइन है EQCR की। अब EQCR जहाँ पे भी देखो तो वहाँ पे एकदम से आपको क्लिक हो जाना चाहिए दैट ये क्वेश्चन जो है वो SQC1 का होगा। ठीक, फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका किसके बारे में है? सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें डिस्कशन है अबाउट 315 240 और हमको हाईलाइट करने हैं मैटर्स दैट आर टू बी एड्रेस्ड इन डिस्कशन बाय CAZ विद एंगेजमेंट टीम पार्टनर विद रेफरेंस टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड। इसके लिए हमें पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तो इसको अभी हम ऐसे लिख देते हैं बस। 1C जो है वो अब आपके सिलेबस से जा चुका है, तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का था तो इसलिए मैंने उसको काट दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अभी हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और कुछ लिख के भी देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट ICFR फॉर द ईयर एंडेड ऑन द कंपनीज एक्ट। हमको एक चेकलिस्ट बतानी है इन्फॉर्मिंग क्वेश्चंस ऑफ टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो ये शायद आपका बैंक ऑडिट से रिलेटेड है, इस पे भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे शायद आपका हट गया है न्यू सिलेबस से, बट मुझे शायद ये कुछ रेलेवेंट लगा था तभी मैंने इसको रोक रखा था ना। उसके बाद वाला क्वेश्चन किसके बारे में है? इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है इट इज़ अबाउट डिस्कसिंग ऑफ द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है तो शायद ये 700 सीरीज़ का हो, बट इसको भी अभी हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। हमको केस स्टडी पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस टॉपिक का है। उसके बाद में थर्ड C वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, यानी कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। सो दिस इज़ ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, PE का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले 15 मिनट्स में आपको यही करना होता है, ठीक है, क्योंकि आप फिर इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 3A इज़ नॉट रेलिवेंट, 3B इज़ नॉट रेलिवेंट, 3C में जो है इट इज़ अबाउट अगेन PE का क्वेश्चन है ये, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 है तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। 4A इज़ नॉट रेलिवेंट। 4B जो है इट इज़ अबाउट दैट आर कवर्ड इन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल स्टेट ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। अगेन ये बैंक ऑडिट का है। बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस को अभी मैंने पूरी तरह से रिमूव नहीं किया था, वो हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए रेलेवेंट होंगे। जो इरेलेवेंट होंगे ना वो मैं डिस्कशन के साथ ही कट कर दूंगी। और ये जो पेपर्स हैं ये 100 मार्क्स थ्योरी है बिकॉज तब MCQs एप्लीकेबल नहीं हुए थे इस वजह से। देन आप पे 5C एप्लीकेबल है एंड इट इज़ अगेन ऑफ अ ऐसे फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो इसको भी हमें पूरी केस स्टडी पढ़ के देखना होगा कि कौन से ऐसे का है। इस वजह से आपको थोड़ा पेपर पैटर्न भी जो है वो इससे डिफरेंट मिल सकता है।
देन 6A, 6B, 6C ये सब हमारे लिए रेलिवेंट है। इसमें हमको बताना है कि रिपोर्ट के बारे में, तो ये 700 सीरीज़ का है या रिपोर्टिंग का है। उसके बाद में 6B वाला जो है इट इज़ अगेन ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हम अभी ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। देन 6 का C जो है ये प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, क्योंकि और इसका दूसरा ऑप्शन जो है लाइबिलिटीज रिप्लाई स्क्रूटनी, आई थिंक ये अब हम पे एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं इसको पढ़ के कि हम पे एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो चलिए अभी हम स्टार्टिंग से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और उसके बाद में हम फिर देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में कट करना भूल गई हूँ जो अब हम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वो हम डिस्कशन के साथ साथ कट कर देंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। SQC 1 तो हम पे अभी भी एप्लीकेबल है ही, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में है कि PQR एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, PQ और R। PQR एंड एसोसिएट्स आर अपॉइंटेड एज स्टार्ट ऑडिटर्स ऑफ ABC लिमिटेड, एक लिस्टेड एंटिटी है ये, और इन्होंने ऑडिट किया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। CAP जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर है ABC लिमिटेड का। नाउ बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ABC लिमिटेड, CAP asked CAR to perform engagement quality control review and is of the view that his responsibility will be reduced after view by CAR, whether the contention of CAP is correct and what are the other aspects जो आपको देखने होंगे जब आप CR से EQCR करवा रहे होगे। तो देखो सबसे पहले तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, मैंने ऑल्दो भी आंसर नहीं पढ़ा है, कि इसमें CAP आपका एंगेजमेंट पार्टनर है, तो क्या आप CAR को एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बना सकते हो? बिकॉज ये आपका पॉइंट तो हुआ है ना एज स्टार्ट ऑडिटर, ऑल्दो ही इज़ नॉट द एंगेजमेंट पार्टनर, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर के आता है कि CAP ने क्या बोला है कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि EQCR ने रिव्यू कर दिया है। तो ऐसा तो ऑब्वियसली इसमें मना ही लिखा हुआ है कि जो रिव्यू से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है एंड दिस डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। इस वजह से CAP का जो ये कहना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो गई, ये तो इनकरेक्ट ही है। अब हमारे इसमें 2 क्वेश्चन बचते हैं कि हम जो है क्या क्या और अदर एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। एंड मेरा जो पहला क्वेश्चन था जो आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि क्या जो EQCR है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है, क्या अगर वो अपॉइंट हुआ है तो वो सही है उसको अपॉइंट करना? नो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि CAR जो है वो एंगेजमेंट टीम का भी पार्ट है, और जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की डेफिनेशन है वो यही बोलती है कि कोई भी पर्सन जो कि CA है बट एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है और उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को इवैल्यूएट करने का, तो वो CA मतलब एज EQCR वो अपॉइंट हो सकता है। तो उस वजह से यहाँ पे ऑल्दो क्वेश्चन में भी ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि EQCR के अपॉइंट होने से क्या एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो इसका आंसर ऑब्वियसली नो आएगा। और उसके बाद में हम लोग आस्पेक्ट्स में क्या लिखेंगे, आस्पेक्ट्स में हमको कुछ एस्पेक्ट्स लिखने होंगे जो हमें मतलब कंसीडर करने, जो EQCR को कंसीडर करने हैं। तो ये मैंने ऑल्दो बताया था आपको December 21 में भी, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको इस आंसर को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से सेंटर में लिखना होगा आंसर टू 1A या क्वेश्चन 1A। फिर उसके बाद में क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बस 2 या 3 लाइन में यहाँ पे इन द गिवन केस के बारे में बता दो कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ऐसे करके डाल देना, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो इसमें डालना सिनेरियो 1, सिनेरियो 1, या फिर ऐसे भी कर सकते हो सिंपली ऐसे करके 1। उससे क्या होगा, उससे आप ये बताओगे कि क्या उसका जो व्यू है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो उसका व्यू क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इंगेजमेंट पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है, तो इसका आंसर आपने दे दिया। अब उसके बाद में आप ऐसे सेकेंड करके यहाँ पर लिखना आस्पेक्ट्स। तो आस्पेक्ट्स जो एक EQCR को कंसीडर करने होते हैं जब वो रिव्यू करता है किसी भी लिस्टेड एंटिटी का, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है, तो वो आस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए।
तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि वो ये इवैल्यूएट करता है कि क्या जो एंगेजमेंट टीम है वो इंडिपेंडेंट है। एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस का इवैल्यूएशन। यहाँ पे मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रही हूँ, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी कीवर्ड्स लिखो। एंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन। ठीक। नाउ सेकंड जो है, हम यहाँ पर दो बातों पे फोकस करते हैं कि क्या हमको कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क्स मिले, और जो भी रिस्क हैं क्या हमको उसका रिस्पॉन्स मिला। ठीक। देन थर्ड पॉइंट जो है, आपने किस तरह से मटीरियलिटी कंसीडर करी है अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क। तो जजमेंट्स जो भी आपके रिलेटेड हैं, जो भी आपने मटीरियलिटी के टाइम पे कंसीडर करे हैं फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क। उसके बाद में यहाँ पर एक रिस्क और ये हो सकता है कि कोई भी अगर करेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। देन क्या आपकी जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है जो एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू कर रहा है रिपोर्ट को। और एक और पॉइंट हो सकता है यहाँ पर कि जो भी वर्किंग पेपर्स एंगेजमेंट पार्टनर ने बनाए हैं वेदर दे रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड। तो अगर आपको ये आंसर याद नहीं हुआ है ना तो मेरे साथ साथ याद कर लो, मैं आपको याद करा देती हूँ कि इंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट है या नहीं। बिकॉज अगर ये इंडिपेंडेंट ही नहीं होगी, आप सोचो कि यू आर EQ CR, आप एक इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हो एंड आप EQ मतलब ये कंट्रोल रिव्यू करने गए हो, तो क्या देखोगे कि क्या ये इंडिपेंडेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो इन लोगों ने ऑडिट करा है ये किसी के डिसीजन से इम्पैक्ट हो रहा है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ये दिया है। तो ये पॉइंट इंडिपेंडेंस है, और यही पॉइंट आपका रिपोर्ट में है कि जो रिपोर्ट इन्होंने दी है वो अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है। उसके बाद में जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क अगर आइडेंटिफाई हुए हैं ड्यूरिंग द इंगेजमेंट, तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिला है, किस तरह से इंगेजमेंट पार्टनर ने उस रिस्क पे रिस्पॉन्ड किया है। फिर अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट हो गई है उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। कोई अगर मिस स्टेटमेंट आपको लग रही है अभी भी अनकरेक्टेड है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। किस टाइप से इन लोगों ने मटीरियलिटी लगाई है, मतलब उनका काम चेक करने गए हो, उन्होंने ऑडिट कर दिया है, और क्या उनकी जो वर्किंग पेपर्स हैं वो वर्क परफॉर्म को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ये क्वेश्चन आई एम श्योर कि आगे भी बहुत बार रिपीट होगा, तो अच्छे से इसको याद कर लेना, क्योंकि जब अब आगे रिपीट होगा तो मैं इतनी डिटेल में नहीं कराऊंगी। ठीक। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था ये मैनेजेबल था, 5 मार्क्स का। इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। नाउ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे हमको ऐसे भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर JKL इज engaged in business of construction and real estate in various projects, और YTN कंपनी जो है CA की, दे आर दी स्टार्ट ऑडिटर्स ऑफ JKL लिमिटेड। अब ये जो है have been appointed as stat auditors. Audit team from Messrs. YT and Company for audit of JKL comprises of CAZ engagement partner, CAQ एक paid assistant और 3 article assistants. तो ये सब क्या है ना, ये सब जो लोग हैं ये इनकी engagement टीम के लोग हैं, कि यहाँ पे ये आपका engagement पार्टनर है, बाकी पेड असिस्टेंट है और आर्टिकल असिस्टेंट्स है। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन CAZ जो कि इंगेजमेंट पार्टनर था उसने ये देखा दैट ह्यूज पेमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स वर मेड टू Messrs. JB Associates, a partnership firm in which director of JKL Limited is a managing partner. CAZ ने ये ऑब्जर्व करा कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स कर रखे हैं, वो भी ह्यूज अमाउंट में JB Associates में। और ये JB Associates एक पार्टनरशिप फर्म है JKL लिमिटेड की ही, इन विच डायरेक्टर ऑफ सॉरी एक पार्टनरशिप फर्म है इन विच डायरेक्टर ऑफ JKL लिमिटेड इज अ मैनेजिंग पार्टनर। ये जो JB Associates है एक पार्टनरशिप फर्म है, और JKL लिमिटेड का डायरेक्टर इन विच डायरेक्टर ऑफ JKL लिमिटेड, हाँ, JKL लिमिटेड का जो डायरेक्टर है वो JB Associates में क्या है, एक मैनेजिंग पार्टनर है। अब इंगेजमेंट टीम ने डिस्कस करा ऐसे 315 मतलब अंडरस्टैंडिंग ली रिस्क वगैरह की, 240 मतलब फ्रॉड वाला जो सेक्शन था उसके इन्होंने सब डिस्कशन करा। शेल इंक्लूड स्पेसिफिक कंसिडरेशंस ऑफ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मतलब उन्होंने ये देखा कि क्या यहाँ पे कोई फ्रॉड हो सकता है एंड उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और कितनी इनकी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ये दोनों सेक्शंस का यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे इंगेजमेंट टीम में डिस्कस करा।
and from the JKL Limited related party transactions and relationships. तो आपको matters highlight करने हैं that are to be addressed in discussion by CAZ with engagement team partners with reference to the relevant standard on auditing. तो अब देखो यहाँ पे आपको ऑल्दो बहुत सारे सेक्शंस का यूज आ रहा होगा, बट ये जो इन्होंने लाइन दी ना, रिलेटेड पार्टी, ये वाली, फ्रॉम द जेकेएल्स रिलेटेड पार्टी रिलेशंस एंड ट्रांजेक्शंस, इस वजह से ये वाला जो ऐसे है ये बन जाता है आपका ऐसे 550 ऐसे बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने रिलेटेड पार्टी वाली लाइन जो है वो दे दी। और यहाँ पे एक रिलेशन आपको ये दिख ही रहा है कि ये जो डायरेक्टर है क्या है यहाँ पे, एक मैनेजिंग पार्टनर है। तो ये ऐसे 550 का है और इसमें आपको मैटर्स बताने हैं दैट आर टू बी एड्रेस्ड इन द डिस्कशन बाय CAZ विद एंगेजमेंट टीम पार्टनर्स। तो CAZ अपनी एंगेजमेंट टीम के लोगों के साथ में क्या क्या डिस्कशन करेगा, आपको उसके बारे में मैटर्स जो है वो लिखने होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ ये थोड़ा टफ है, अगर आपने ऐसे 550 नहीं किया है तो आपको जो है ये समझने में इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसका हम देख लेते हैं कि क्या आंसर रहेगा। तो देखो ये ऐसे 550 का ही है, तो जब भी कभी आपको एज पर रेलिवेंट ऐसे बोला जाएगा ना, तो आपको ऐसे का नंबर और ऐसे का नेम, ये दोनों चीज़ें ज़रूर लिख के आनी। इवन अगर आपको उसका कंटेंट नहीं पता है, ये दोनों चीज़ें लिखाना, इससे हो सकता है कि 0.5 या 1 मार्क आपको मिल जाए। तो अब इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि एज पर ऐसे 550 एंगेजमेंट टीम डिस्कशन जो इन्होंने 315 और 240 से करा है, तो उसमें ये कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशंस हैं। अभी कुछ इतना ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड नहीं है, इसलिए इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे मैटर्स के क्या कर दिए, पॉइंट्स लिख दिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं कि मतलब क्या इम्पैक्ट आ रहा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, क्योंकि CAZ को तो अपने ऑडिट से मतलब है ना, तो वो जो है वो सिर्फ उतने ही मैटर्स को देखेगा जो उसके अपने ऑडिट के लिए रेलिवेंट होंगे, कि ये अगर मैनेजिंग पार्टनर है इसका डायरेक्टर, तो इसका हमारे ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट है। तो हम क्या क्या मैटर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो हो अपने नोट्स खोल के ना उसमें ही मार्क कर लेना इस टॉपिक के आगे कि मई 22 में पूछा गया है। तो जिस भी टॉपिक के आगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स के वो लिखे होंगे ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये। ना आंसर 1B। अब ये आंसर मैं आपको ना याद करा रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि इतने सारे ऐसेज हैं, हो सकता है कि आप ये स्किप कर रहे हो, आपको ये टफ लग रहा हो। मैं आपको ना एक ट्रिक, एक डायग्राम फॉर्म में याद करा देती हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा ये। तो इसमें ना क्या हुआ, ये है आपके CAZ। अब यहाँ पे इनके इतने सारे कौन हैं, इंगेजमेंट टीम के लोग हैं। अब इनको ये पता लगा कि ये जो जिस भी फर्म का ये ऑडिट करने गए हैं उसका डायरेक्टर दूसरी फर्म में क्या है, मैनेजिंग पार्टनर है। इस वजह से इनको यहाँ पे रिलेटेड पार्टी की खुशबू आई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की। तो अब ये बोलेंगे कि चलो इनकी तो रिश्तेदारी ठीक है, बट हमें क्या कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, आप इंगेजमेंट पार्टनर हो, CAZ हो, आप बोलोगे सबसे पहले तो ये देखो कि नेचर क्या है और एक्सटेंट क्या है इनकी रिश्तेदारी का। सो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स, क्या इनका रिलेशन है और क्या किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपस में कर रही हैं दोनों फर्म्स, जहाँ पे इनके जो डायरेक्टर साहब हैं वो मैनेजिंग पार्टनर है। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत हाई लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा। ज़रा सी भी आपको कोई शक हुआ तो फ़ौरन उस पर एक्शन लेना है। तो मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट। फिर ये चीज़ें आप चेक कैसे करोगे, ये चीज़ें चेक करने के लिए आपको रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे ना, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ना, तो वो चीज़ें आप चेक करोगे। उसके बाद में क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिससे आपको ये पता लग सकता है कि यहाँ पर कुछ इंडिकेशन है रिलेटेड पार्टी का। बिकॉज हो सकता है कि एक जिस तरह से आपको ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दिखा उस तरह से और भी कई सारे हो, बट आपको वो बता ना रहा हो मैनेजमेंट, तो आपको इंडिकेशन भी उसकी लेनी होगी कि हो सकता है ना कि मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज नहीं करा हो। और तीसरी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि ये रिश्तेदार मिल करके कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो डिस्कस करो कंसिडरेशन दैट हाउ दे मे बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड। जैसे कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये लोग किसी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ये किसी तरह से मिलके
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स कर सकते हैं, एसेट्स का इधर उधर कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल्स में कुछ गलती कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको करनी है। चलो बिना देखे हम एक बार इसको देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, बिकॉज ये एक न्यू आंसर हमने याद किया है। क्या क्या? सबसे पहले तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। फिर हमें क्या करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट एक्सरसाइज करना है। नेचर एंड एक्सटेंट हम कैसे पता करेंगे? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट से। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? कहीं ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस तो नहीं जो इन लोगों ने छुपाए हो और उसमें आरपीडी हो और हमें बताया ना हो। और उसके बाद में हम क्या देखेंगे? उसके बाद में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है? इसके कुछ कुछ कीवर्ड्स याद कर लोगे तो आप ये लिख सकते हो। अब इसमें भी देख लो आप, यही सारे पॉइंट्स हैं। तो यही सारे पॉइंट्स CZ अपनी एंगेजमेंट टीम के लोगों से करेगा। ये देखो कि किस तरह से कंट्रोल होते हैं बाय मैनेजमेंट, मतलब ये फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, ठीक है? चलो फर्स्ट का सी वाला इज नॉट इन योर सिलेबस, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आंसर नंबर 2A। आंसर नंबर 2A जो है, दिस इज अबाउट बैंक ऑडिट। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ कि ये हमारे सिलेबस में अब है या नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं ये रिकमेंड करूँगी इस वीडियो के साथ में एक बार इसकी रीडिंग ले लो, बट इस पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने अभी अपने नोट्स चेक किए थे एंड उसमें ये नहीं है उतना ज़्यादा डिटेल में। तो ऑल्दो ये है तो बैंक ऑडिट का ही, बट यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उसका मतलब इंटरनल कंट्रोल्स और कैश एंड बैंक बैलेंस का ये क्वेश्चन है। तो ये रिस्क असेसमेंट एंड बैंक ऑडिट का ना कंपाइलेशन है। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, बट इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है? तो देखो इसमें क्या हुआ है, मिस्टर के जो है वो अपॉइंट हुआ है स्टार्ट ऑडिटर SK लिमिटेड का फॉर इशूइंग एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट। तो हमको गाइड करना है मिस्टर के को कि वो जो है प्रिपेयर करे एक चेक लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कि जो भी कैश एंड बैंक बैलेंसेज हैं उसमें इंटरनल कंट्रोल का क्या स्टेटस है वो चेक कर पाए। तो आपको पूरी की पूरी चेकलिस्ट देना है। नो, आई वोंट रिकमेंड कि आप जो हो इस पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाओ, इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूरी पूरी लिस्ट को रटो, बिकॉज ये जो है ये आज से जो आपके न्यू सिलेबस में नहीं है। तो एक बार हम इसकी रीडिंग ले लेंगे सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, इन केस हमें इन केस आपको अटेम्प्ट करना पड़े इसको एग्ज़ाम में, तो आप कर पाओ। तो देखो इसमें क्या है ना, चेकलिस्ट आपको बतानी है कि किस तरह से आप ये चेक करोगे कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस में वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। और जब आप इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे अपनी ओपिनियन दोगे, तो इज़ इट नेसेसरी फॉर मिस्टर के टू टेस्ट द ट्रांजेक्शन्स ओनली एट बैलेंस शीट डेट, कि क्या आप बैलेंस शीट डेट के ही ट्रांजेक्शन्स देखोगे? तो देखो एक बार इसकी रीडिंग मैं आपको करा देती हूँ। चेकलिस्ट में क्या क्या है? चेकलिस्ट में है कि आपको जो है ये चेक करना है कि कहीं जो कैशियर ही है वही तो नहीं रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारे के सारे मेल्स को ओपन कर रहा है। क्योंकि अगर कैशियर ही सारे मेल्स को ओपन कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कुछ भी उसमें कर सकता है। तो कैशियर जो है सिर्फ कैश का ही काम करे, वो मेल्स वगैरह ना चेक करे तो बेटर होगा। देन ही शुड ऑल्सो नॉट ऑथराइज एनी ऑफ द लेजर्स, डज नॉट ऑथराइज एनी ऑफ द एक्सपेंडिचर, डज नॉट साइन चेक्स। बिकॉज अगर हम जो है एक ही पावर एक ही पर्सन के हाथ में दे देंगे तो देर आर चांसेस ना कि वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स हमारे वीक हो जाएंगे। देन हम जो है उसकी एनुअल लीव्स भी रेगुलरली चेक करेंगे। इंक्स एंड बैलेंसेस द कैश बुक एवरी डे, कि क्या वो कैश बुक को अच्छे से बैलेंस करता है एट द एंड ऑफ द डे एवरी डे और नॉट। उसके बाद में क्या वो मंथली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है या नहीं। फिजिकल कैश बैलेंस को भी आप टैली करोगे। देन नो अदर फंड्स और इन्वेस्टमेंट उसके हाथ में हो, कोई भी अननेसेसरी बैलेंस नहीं हो, एंड डज नॉट पे एनी मनी विदाउट लुकिंग इनटू द कंप्लायंस विद द प्रॉपर प्रोसीजर, एंड उसने टेंडर करी है प्रॉपर सिक्योरिटी और हैज़ एग्जीक्यूटेड अ फाइडलिटी बॉन्ड। तो ये कुछ चेकलिस्ट है जो आप प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी इमेजिन करो कि बैंक ऑडिट करने जाओगे तो कैशियर के पास में जो पावर्स हैं वो कितनी है, कैसी हैं, ये सारी चीज़ें चेक करोगे ना। तो उसी के बेसिस पे यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, वरना ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है न्यू कोर्स में। देन एक दूसरा पार्ट इसका था कि क्या हमको केवल बैलेंस शीट डेट का ही चेक करना है। तो इसमें यह है, यू शुड श्योरली टेस्ट ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट जस्ट बैलेंस शीट डेट।
दो द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एट और नियर द बैलेंस शीट डेट मे बी हायर, मतलब बैलेंस शीट डेट के पास वाली डेट्स में आप ज़्यादा चेकिंग कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ बैलेंस शीट डेट का ही चेक करना है, बिकॉज सिर्फ बैलेंस शीट डेट का ही चेक करोगे तो पूरे साल में कोई गड़बड़ होगी तो कैसे पकड़ोगे ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। सो दिस वॉज 2A, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट वन टाइम रीड आपने इस वीडियो से कर लिया ना, दिस इज सफिशियंट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वन टाइम रीड इसको। OTM, OTR, ओके। देन जो आपका 2 का B है, ये हमने यहाँ पे कट कर रखा है ना, ओके। 2 का B का कुछ पोर्शन यहाँ पे कट है, तो 2 के B को हम एक बार रीड ले लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो यहाँ पे जैम प्राइवेट लिमिटेड है, इट वॉज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल्स। CA रॉय जो है वो स्टार्ट ऑडिटर है कंपनी का फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट, जैम प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज हैं फ्रॉम ABC बैंक for 10 crore rupees by hypothecating the stock of goods as primary security। इन्होंने प्राइमरी सिक्योरिटी स्टॉक ऑफ गुड्स रख के 10 करोड़ का क्या ले लिया है, वर्किंग कैपिटल्स ले लिए, सिक्योरिटीज ले लिया। Now in inquiring, CA Roy was informed by management that stock statements are furnished periodically to ABC बैंक, और इन्होंने ये स्टॉक वैल्यूज की हमको यहाँ पर क्या दे दिया है, टेबल दे दी। अब जो मैनेजमेंट है ना जैम प्राइवेट लिमिटेड का, दे डिड नॉट डिस्क्लोज अबाउट द वेरिएशंस इन नोट्स टू अकाउंट्स। Now the management replied that there is no variations as on balance sheet date, and further they are of the view that stock statement furnished to bank is only a formality and computed arbitrarily only for the purpose of securing higher drawing power, and hence auditors need not be bothered। तो आपको ये बताने कि क्या मैनेजमेंट ठीक बोल रहा है कि आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे तो कोई फ़र्क है नहीं, और ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आज आज स्टार्ट ऑडिटर CA रॉय इस पर कैसे डिस्कस करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, तो हमको यहाँ पे बताना है कंपनीज एक्ट और कारों के प्रोविजंस में। सो दिस इज़ नॉट अबाउट ऐसे, ये किसका क्वेश्चन है, ये कारों का क्वेश्चन है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको स्टार मार्क कर लो आप, एंड इसको आप अपनी फर्दर रीडिंग्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, तो इसको स्टार मार्क कर लो। अब इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं, इसमें इन्होंने ना जो भी वेरिएशंस आ रही थी इनके स्टॉक स्टेटमेंट्स में, उसका इन्होंने क्या करा है, उसका इन्होंने कुछ भी नोट्स वगैरह में रिपोर्टिंग ही नहीं करा है। अब आपका जो क्लॉज नंबर 2 है, पैरा 3 का क्लॉज नंबर 2 जो है कारो 2020 में, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपको ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पे, एंड फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे क्या जो भी कवरेज है मैनेजमेंट का वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऑल्सो अगर यहाँ पे 10% या उससे ज़्यादा का कुछ भी वेरिएशन आया है तो क्या वो नोटिस हुआ है, एंड क्या वो प्रॉपरली डेल्ट है बुक्स में या नहीं है। तो इसमें हमको 2-3 बातों पे रिपोर्ट करना होता है, मतलब इसमें चेक करना होता है हमें कि क्या जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, न्यू पेज पे बता देती हूँ, आंसर 2 का B है ये। तो इसमें हमारा अगर कोई भी वेरिएशन आ रहा है 10% और मोर का इन अग्रीगेट, तो क्या उसको आपने प्रॉपरली डील करा है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपरली डेल्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या बोलता है कि एनी टाइम ऑफ द ईयर अगर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो इन एक्सेस है 5 करोड़ की, तो वो भी आपको यहाँ रिपोर्ट करना होता है। एंड कोई भी अगर क्वार्टरली रिटर्न्स हैं तो वो अगर फाइल नहीं हुई तो उसकी भी आपको वहाँ पे देना होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल लिमिट है 5 करोड़, दैट मीन्स ये एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ से। अब अगर हम यहाँ देखें हमारे जो क्वार्टरली रिटर्न्स हैं या क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम यहाँ देखें तो ऑल्दो दे आर गिविंग जो भी आपके रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स हैं, एक पॉइंट इसमें हमें और करना होता है कि अगर कोई भी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं तो क्या वो आपकी
बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में अग्रीमेंट में है या नहीं है, और उसकी आपको डिटेल्स देना होता है। तो यहाँ पर देखो फिजिकल वेरिफिकेशन की तो कोई बात हो नहीं रही है, तो हम ये दोनों पॉइंट्स के बारे में तो नहीं लिखेंगे। एक हम ये लिखेंगे कि वो 5 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है, और दूसरा कि क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में है या नहीं है। अब आप ये देखो आंसर देखो अब इसका, इसमें सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में ही बताया, इफ़ नॉट देन वी हैव टू गिव डिटेल्स। अब अगर हम इसका ये देखिए क्वेश्चन में जो हमें दिया है, यहाँ पर इन्होंने दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पर इन्होंने दिया है क्वार्टरली स्टेटमेंट्स। अब इन सब में क्या है, वेरिएशंस है। ये 11 है, 11.5, ये 14.5, ये 17 है। तो ये जो भी वेरिएशंस है ना, इनके जो भी डिफरेंसेस हैं, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, रिपोर्ट करने पड़ेंगे एज पर कारण। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है कि क्लॉज आपका 2 क्या बताता है पैरा 3 का, कि वो ये बताता है कि वेदर इट इज़ इन एक्सेस और नॉट। तो कंटेंशन जो है मैनेजमेंट का गलत है, और आपको वेरिएशन जो है वो अपनी कार्बन रिपोर्ट में यहाँ पर डिस्क्लोज करनी होगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर क्लॉज 2। अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सी रवि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोप्राइटर एम मेसर्स रवि एंड एसोसिएट्स के, और इनकी डेथ हो गई है 15 सितंबर 2020 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से। नाउ ये ओनली फैमिली मेम्बर लेफ्ट थे, और इनके पीछे इनकी वाइफ थी रूही। नाउ सितंबर 21, Ruhi sold the practice of her husband to C.A. Balwan for 25 lakh along with the right to use the firm, that is Mrs. Ravi and Associates, and requested the institute to consider the effect of such sale. तो आपको बताना है स्केड्यूल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के रेफरेंस में कि क्या रूही ने जो ये सेल करी है रवि जी की प्रैक्टिस सीए बलवान को, ये ठीक है या नहीं है, कर सकती हैं या नहीं, और क्या सीए बलवान रवि एंड एसोसिएट्स का नेम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ फ्रॉम योर क्लॉज 2, जिसमें क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का जो है, तो उसमें आपको ये साफ साफ बात दे रखी है कि आप जो हो क्लॉज अपनी जो गुडविल है वो सेल कर सकते हो, मतलब जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, तो वो सेल तो कर सकते हैं गुडविल, लेकिन उनको सेल कब करनी होती है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है सेल। बट इस केस में क्या इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर करी है, तो मिस्टर रवि की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, उनकी डेथ हुई थी ऑन 15 सितंबर 2020, बट यहाँ पर जो सेल हुई है वो हुई है 30 सितंबर 2021। तो क्या ये ऐसा कर सकती हैं, तो ये ऐसा नहीं कर सकती हैं बिकॉज 1 साल तो हो गया। ऑल्सो इनको जो है परमिशन भी लेना चाहिए था काउंसिल से विद इन 1 ईयर ओनली ऑफ द डेट ऑफ ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, इनको परमिशन भी लेनी चाहिए थी। साथ में एक दूसरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर जो सीए बलवान है वो मेसर्स रवि एंड एसोसिएट्स, ये जो नाम है इनकी प्रैक्टिस का, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इस क्लॉज में ये भी है कि हम जो नेम रखते हैं फर्म का वो भी हम एबियांस में रखते हैं टिल ओनली 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ प्रोपराइटर। तो यहाँ पे ना तो नाम बचेगा और ना ही राइट टू सेल बचेगा, एबियांस फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर ही हम यहाँ इसको रखते हैं नेम को भी, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी डेथ जो हुई है ये डेथ 15 सितंबर को हुई थी, लेकिन इन्होंने जो सेल करी है वो 30 सितंबर को करी है, तो मतलब 1 साल हो गया। इस वजह से ना तो ये सेल कर सकती है और ना ही ये नाम यूज़ हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। कुछ आई गेस इशू आ रहा है, एक सेकेंड रुको। तो यार क्लॉज 2 में ना नोट कर लेना कि ये मई 22 में आपसे पूछा गया है। देन थर्ड का ए इज़ नॉट इन योर सिलेबस, थर्ड का बी इज़ नॉट इन योर सिलेबस, थर्ड का सी देखते हैं। सी के एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है मेसर्स के एंड एसोसिएट्स के नाम से। एलएसटी लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है स्टार्ट ऑडिटर। सी के ने साइन कर दी बैलेंस शीट फॉर द ईयर ऑफ 31 मार्च 2022 ऑन 14 मई 2022।
Messrs. K never subjected themselves to the peer review process of the institute since its inception. तो आपको कमेंट करना है ना। ये मुझे लग रहा है कि ये भी peer review का क्वेश्चन है। लेट मी रीड द आंसर, क्योंकि peer review अब हट चुका है। जस्ट सेकेंड, मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ। यहाँ आपसे peer रिव्यू के रिलेटेड नहीं पूछा है, यहाँ आपसे पीई के ही रेफरेंस में पूछा है, इसलिए दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। इसको आप चाहे मार्क भी कर लो। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। इसमें क्या है, सी ए के ने क्वालिफाई कर लिया है, सी ए है मतलब ये, और एलएसटी लिमिटेड एक लिस्टेड एंटिटी है, उसने मेसर्स के एंड एसोसिएट्स को अपना स्टार्ट ऑडिटर बनाया है। अब इन्होंने जो है ये बैलेंस शीट साइन कर दी है 14 मई 2022 को, बट इन्होंने कभी भी अपना पीयर रिव्यू प्रोसेस नहीं कराया, जो मेसर्स के एंड एसोसिएट्स हैं। तो क्या इन्होंने ठीक करा है या नहीं करा है? तो ये जो एक क्लॉज है ना, क्लॉज नंबर 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, तो इसमें क्या है ना, इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी ऑडिटर, मतलब कोई भी सी एन प्रैक्टिस, नॉट ऑडिटर, सी एन प्रैक्टिस, अगर मटेरियल डिपार्चर करता है फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, बिकॉज पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है ना, एक जनरली एक्सेप्टेबल प्रोसीजर है ऑडिट का, जो कि इस इनके सर्कमस्टांसिस में अप्लाई हो रहा है। तो पीयर रिव्यू की आपको अगर नॉलेज इसमें यहाँ नहीं भी है, तब भी आप इस लाइन से ये समझ आना कि इनको यहाँ पीयर रिव्यू कराना था, बट इन्होंने नहीं कराया। तो दैट मीन्स इन्होंने एक प्रोसीजर जो उनकी रिक्वायर्ड था उसके साथ कंप्लाई नहीं करा। इस वजह से ये इस प्रोविजन में, इस क्लॉज के अंडर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की गिल्टी हो जाएंगे। तो एक बार इसका आंसर गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखो, यही वाला इन्होंने यहाँ दिया है, क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, कि ये जो है ये विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट अगर ये कोई मटेरियल डिपार्चर करते हैं फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। अब ये बोलता है कि इनको जो है कराना था पीयर रिव्यू, बट इन्होंने यहाँ नहीं कराया। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने एक ये सब दिया है, तो दिस ऑब्वियसली इज़ नॉट ना इन अ सिलेबस नाउ, पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में। तो बस इतना ही आपको यहाँ नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि इनके ऊपर पीयर रिव्यू का प्रोसेस जो था वो अप्लाई हो रहा था। एक इन्होंने ये ऑल्टरनेट सोल्यूशन दिया है और इन्होंने इसको गिल्टी करा है अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। तो ये वाला शेड्यूल क्या बोलता है, ये वाला शेड्यूल ये बोलता है कि वो गिल्टी हो जाएगा अगर वो कॉन्ट्रवीन करता है किसी भी प्रोविजन के साथ में। तो यहाँ पर ये भी आपका एप्लीकेबल हो सकता है। बाकी ये इतना ज़्यादा, ये पीयर रिव्यू के बारे में दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, आपको सिर्फ इतना जानना है कि इनको पीयर रिव्यू प्रोसेस कराना था बट इन्होंने नहीं कराया। इस वजह से या तो इन्होंने कॉन्ट्रवेंशन करा प्रोविजंस का, या फिर इन्होंने मटेरियल डिपार्चर करा। तो दोनों ही क्लॉजेस भी आप कोट कर सकते हो, बट एक क्लॉज भी कोट करोगे तो यहाँ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये बिकॉज ओल्ड सिलेबस था तो वहाँ पीयर रिव्यू का भी अच्छा खासा एक लंबा टॉपिक था, इस वजह से वहाँ पे इसके भी मार्क्स इन्होंने अलॉट करे होंगे, बट अभी सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बैंक ऑडिट का है। आपकी फर्म जो है ये सेंट्रल स्टैट ऑडिटर है एक नेशनलाइज्ड बैंक की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट टीम ने ऑब्जर्व करा कि लमसम अमाउंट जो है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह दिखा दिया है थ्रू कंपोनेंट्स एंड करेक्टली आइडेंटिफाइड। Now, in respect of contingent liabilities, the auditor is primarily concerned with seeking reasonable assurance that all contingent liabilities are identified and properly valued, and audit firm intends to obtain a representation from the management. तो आपको यहाँ पे एक चेकलिस्ट देनी है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की। आई जस्ट चेक्ड इट विद दी स्टडी मैट, इतना ज़्यादा ये चेकलिस्ट नहीं है सिलेबस में, तो लेट्स कट इट, इसको नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्थ का सी क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट सी ए हैरी जो है वो अपॉइंट हुए हैं स्टार्ट ऑडिटर ऑफ डी लिस्ट लिमिटेड। Mrs. D-List Limited is a listed entity as NSC, and the financial statements are to be drawn in compliance with Ind AS. Mrs. D-List Limited made certain fair value accounting estimates on complex financial instruments which are not traded in an active and open market.
CA Harry is concerned with the identification and assessment of the risk of material misstatements for the accounting estimates. तो हमको गाइड करना है him with the regard to the estimation making process जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है ना। जब भी एस्टिमेट्स की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक ऐसे, और उस ऐसे का नाम क्या होगा? उस ऐसे का नाम होगा ऐसे 540। तो ऐसे 540 में यहाँ पे हमको गाइड करना है रिगार्डिंग दी एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें कहीं पे भी हमसे ये नहीं पूछा गया कि राइट है, रॉन्ग है, या इस केस में ऐसा हो गया। सिंपली बोल रहे हैं कि गाइड करो, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप ऐसे नेम और नंबर के साथ स्टार्ट करोगे। तो ऐसे नेम इज़ 540, सॉरी ऐसे नंबर इज़ 540, ऐसे नेम इज़ ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। और उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद में आप अंडरस्टैंडिंग दोगे ऑन द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आप एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस किस तरह से करते हो, आपको उसके मेथड्स लिखने हैं। तो इसके लिए भी हम चलते हैं। तो किस तरह से मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स बनाए हैं, हमें ये बताना होता है। सो दिस इज आंसर टू 5C। अपने 540 में ना इसको लिख लेना कि ये आया है। तो ये आपका एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस के लिए है, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। ना इसमें क्या है, इसमें हम कैसे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं? तो इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने एस्टिमेट्स बनाने में क्या क्या मेथड्स लगाए। तो मेथड्स इंक्लूडिंग मॉडल, जो भी इन्होंने अकाउंटिंग एस्टिमेट में लगाया है, किस तरह से इन्होंने एस्टिमेट्स बनाए हैं, ठीक है, मेथड। देन सेकेंड इज क्या क्या इन्होंने कंट्रोल्स लगा रखे हैं। फिर क्या इन्होंने यहाँ कोई एक्सपर्ट बुलाया था, क्या क्या इन्होंने यहाँ एजम्पशंस यूज़ करी हैं। मतलब आप नॉर्मली इमेजिन करो कि मैनेजमेंट ने अगर आपको बोला है कि ये मैंने किसी भी चीज़ का एस्टिमेट बनाया है, तो आप क्या क्या चीज़ें पूछोगे मैनेजमेंट से कि आपने किस बेसिस पे बनाया, मतलब आपने क्या मेथड्स यूज़ करें, क्या एजम्पशंस यूज़ करें, क्या आपने एक्सपर्ट से कंसल्ट किया था, क्या आपने कंट्रोल्स लगाए हैं। उसके बाद में क्या आप अगर पिछले साल में ये लोग एस्टिमेट्स बनाते थे तो वेदर देयर इज़ एनी चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड। और उसके बाद में ये एस्टिमेट्स ही तो बन रहे हैं। तो आप पूछोगे मैनेजमेंट से कि यहाँ पे कोई भी अगर अनसर्टेनिटी है एस्टिमेट्स की, तो क्या आपने वो निकाल के रखी है, क्या आपने उसका इफेक्ट करा है, जो अगर कोई अनसर्टेनिटी आ रही है ऑन इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन, तो वो चीज़ भी आप उनसे पूछोगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। डायरेक्ट पॉइंट्स आपको लिखना है इस तरह से। तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट्स हम पे एप्लीकेबल हो रहे हैं हमारे कोर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है CH जो है स्टार्ट ऑडिट स्टेटमेंट्स, व्हाट शुड बी दी कंसिडरेशंस। तो आपको एक तो क्वेश्चन ये बताना है कि क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, और दूसरा ये कि इसको आप किस तरह से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यूज़ करोगे। हाउ शुड ही डील इन हिज रिपोर्ट इफ़ देयर आर ऑब्जर्वेशंस मेड बाय कंपोनेंट ऑडिटर्स। मतलब कंपोनेंट ऑडिटर्स ने अगर अपनी रिपोर्ट में कुछ मॉडिफिकेशन या एम्फेसिस दिया है, तो किस तरह से आप उसको यूज़ करोगे। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑडिट का, आपको ये हेडिंग में मिल जाएगा, कंसिडरेशंस रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो ऑडिटर है वो कंप्यूट करता है मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल। तो उसमें ये देखता है कि ये मटीरियलिटी ये चेक करने के लिए होती है कि कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट सही है या नहीं है। तो it is required to compute the materiality for the group as a whole. This materiality should be used to assess the appropriateness of the consolidated adjustments that are made by the management in the preparation of CFS, because CFS prepare करने की responsibility management की होती है ना, तो क्या उसने सही adjustments करें या नहीं वो देखने के लिए होता है। Then second point है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, parent auditor जो है
he can also use the materiality computed on the group level to determine whether components financial statements are material to the group, to determine whether they should be in additional components and consider using the work of other auditors as applicable. हम लोग फिर क्या करते हैं, जो पेरेंट ऑडिटर है वो ग्रुप लेवल पे मटेरियलिटी निकालता है कि कंपोनेंट मटेरियल है या नहीं है, कि मतलब हम जो है कंपोनेंट के काम को कितना ज़्यादा हम प्रेफरेंस देंगे। इस वजह से हम यहाँ पर ग्रुप लेवल पे ये निकालते हैं कि कंप्यूट द मटेरियलिटी ऑन ग्रुप लेवल टू डिटरमाइन कि कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप लेवल के लिए कितने ज़्यादा मटेरियल हैं। देन थर्ड है, द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो कंप्यूट्स मटेरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट एंड कम्युनिकेट्स टू द कंपोनेंट ऑडिटर if he believes is required for true and fair view on the consolidated financial statements. फिर उसके बाद में हम हर कंपोनेंट की भी जो है वो मटेरियलिटी निकालते हैं और उसके साथ में क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं अगर हमें लगता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम जो है ये कंपोनेंट मटेरियल है और हमें ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कंपोनेंट ऑडिटर से कम्युनिकेट करना होता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, एज मतलब फॉर अ ग्रुप एज अ होल, देन एट ग्रुप लेवल एंड एट ईच कंपोनेंट्स लेवल। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन या एम्फेसिस है तो क्या करोगे आप। तो उसमें सिंपली है कि ऐसे 600 के हिसाब से आप वहाँ पे क्या करोगे, कंप्लाई करोगे विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 600। ये बुक में भी आपको मिल जाएगा, ये एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू आर द team leader of 10 members for audit of multinational company. All the team members are concerned about audit documentation in order to provide evidence that the audit complies with SAs. Hence, the team members wish to document every matter concerned. Now, in your opinion, it is necessary nor practicable, neither necessary nor practicable for the auditor to document every matter concerned or professional judgment made in an audit. Further, we feel that it is unnecessary for the auditor to document separately compliance with matters for which compliance is demonstrated by documents including within the audit file. तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड है और क्या क्या चीज़ें अननेसेसरी है, बिकॉज वो लोग बोल रहे हैं कि सारा का सारा मैटर कर दो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आज पर ऐसे 230, और 230 में क्या है कि 230 में आपको एक एविडेंस मिलता है कि क्या आपका ऑडिट ऐसे इसके साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक मैटर को कर पाओ। तो कौन कौन से मैटर्स को आप डॉक्यूमेंट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, आपको ये बताना है। नाउ एट फाइनल लेवल ये वाला जो ऐसे है 230, ये ऑब्वियसली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है बिकॉज ये इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा ज़्यादा चलता आ रहा है, बट ये दिया है तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसेज होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप डॉक्यूमेंट ना भी करो तो चल जाएगा। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्लान है ऑलरेडी, तो एग्जिस्टेंस है अगर कोई डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान का जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दैट ऑडिटर हैज़ प्लान्ड द डॉक्यूमेंट, तो उसको आप ना भी करो तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ अननेसेसरी फॉर ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट सेपरेटली कंप्लायंस विद मैटर्स फॉर विच कंप्लायंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड विद इन द ऑडिट फाइल। तो ये चीज़ ऑलरेडी ऑडिट फाइल में इंक्लूडेड है ना, तो उसको अलग से डॉक्यूमेंट मत करो। उसके बाद में अगर कोई साइंड इंगेजमेंट लेटर है इन द ऑडिट फाइल, तो इंगेजमेंट लेटर साइंड है, उसमें ऑलरेडी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट वगैरह सब चीज़ें लिखी हैं, तो क्यों उसको अलग से करना है। तो एक तो क्या है ऑडिट प्लान जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान की बात हो रही है यहाँ, देन इंगेजमेंट लेटर, उसके बाद में एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एन अप्रोप्रिएटली qualified opinion demonstrate that auditor has complied with the requirements to express a qualified opinion। तो अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है जिसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको कोई सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को ही रख दो डायरेक्ट ऑडिट फाइल में। नाउ इन रिलेशन टू द रिक्वायरमेंट्स दैट अप्लाई जनरली थ्रू आउट द ऑडिट, देयर मे बी नंबर ऑफ वेज इन विच कंप्लायंस विद देम मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद इन द ऑडिट फाइल। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी नो सिंगल वे इन विच ऑडिटर्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज डॉक्यूमेंटेड। किस तरह से आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाया, ये कैसे डॉक्यूमेंट करोगे आप। बट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नेवरदलेस प्रोवाइड एविडेंस कि ऑडिटर ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करा ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है डॉक्यूमेंट करना। उसके बाद में इंगेजमेंट पार्टनर हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्शन सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड कंप्लायंस विद एसेज मे बी एविडेंस इन अ नंबर ऑफ वेज विद इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। दिस may include documentation of engagement partners' timely involvement in aspects of audit such as preparation and team discussion by SA 315। तो मतलब ये है कि थ्रू आउट द ऑडिट बहुत सारी कंप्लाइंसेस ऑलरेडी ऑडिटर को कंप्लाई करनी होती हैं,
तो उसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है? तो वो है यहाँ पे। तो चलो इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ क्या क्या 4 पॉइंट्स हैं। एक तो था आपका एंगेजमेंट लेटर, दूसरा था आपका रिपोर्ट जिसमें ऑलरेडी क्वालिफाइड ओपिनियन है, तीसरा था आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्लान, और चौथा क्या है कि वैरायटी ऑफ वेज में जहाँ कंप्लाइंसेस दिख रही हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, इसको भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। और आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने हैं और कौन कौन से नहीं, उसको मैं एक एक्सेल फाइल आपको दूंगी, उसमें भी मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे इसको ना इम्पॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ फ्रॉम ऐसे 230। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्रोफेशनल एथिक्स। मिस्टर शिरीष जो हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने डिलीवर करा एक स्पीच इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Now, while delivering the speech, he told the audience that he is a cybersecurity expert and his firm provides services of cloud compute, cloud accounting, IT governance, risk compliance, and information security at reasonable rate. अभी एक सीए हैं और इनको स्पीच देने के लिए बुलाया और इन्होंने ये बोल दिया कि मैं तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, इस तरह से सर्विसेज भी बताने लग गए कि आओगे हमारे पास तो हम रीजनेबल रेट में आपको सर्विसेज दे देंगे. He also requested the audience to approach his firm of chartered accountants for these services. सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने रिक्वेस्ट भी करा कि हमारी फर्म में आओ. एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडियंस ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड हिज बिजनेस कार्ड्स एंड टेलीफोन नंबर ऑफ हिज फर्म टू दोज इन ऑडियंस. बताओ. अब तो ये आपको साफ साफ पता लग रहा है ना कि क्लियरली अब इन्होंने यहाँ क्या करा है. इन्होंने यहाँ पे सॉलिसिटेशन किया है. तो ये एक तो क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में हो गए, बिकॉज इन्होंने डायरेक्टली सॉलिसिटेशन करा है. तो एक तो यहाँ हो गए, उसके बाद में इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी करा है अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का या सर्विसेज का. तो यहाँ ये दोनों ही क्लॉजेज में गिल्टी हो गए. ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे एक इम्प्रॉपर डेजिग्नेशन यूज़ करा है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का. तो ये दो क्लॉजेज में यहाँ पे जो है वो गिल्टी हो जाते हैं. तो इसके बारे में आपको लिखना है कि ये इस तरह से गिल्टी है और इन क्लॉजेज के बारे में आपको लिखना है. देन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का क्वेश्चन. सो दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट रेलेवेंट फॉर अस. तो मैं अब क्या करूँगी ना, मैं आपको एक एक्सेल फाइल दे दूँगी. मैंने एक बना रखी है एक्सेल फाइल, तो उसमें मैं ये क्वेश्चंस जो मैंने आज स्टार मार्क किए हैं उसको हाईलाइट कर दूँगी. तो मतलब जब आप ये सारे पेपर्स गो थ्रू कर लोगे, उसके बाद में जैसे आपका कभी मन करेगा फिर से गो थ्रू करने का, एग्ज़ाम से पहले दिन देखने का, अपने क्वेश्चन बैंक में मार्क करने का, तो आप इन क्वेश्चन से कर सकते हो. ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हम लोग इसके बाद अब नवंबर 22 का पेपर डिस्कस करेंगे.